Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. तो जैसे कि dear student आप लोग जानते ही हो कि हमने जो है आपके क्लास 9th का जो सोशल साइंस का चैप्टर्स थे उसमें जो हिस्ट्री पार्ट था वो तो हमने कर लिया था, जो कि था आपका चैप्टर था, मैं भूल गई हूँ, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, है ना। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपका चैप्टर था, वो चैप्टर मैंने आपको पूरा करवाया था। साथ ही साथ आपका ज्योग्राफी का एक चैप्टर था जो कि था इंडिया साइज एंड लोकेशन, ये चैप्टर भी हमने कर लिया था अच्छी तरह, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, राइट। तो आज हम लोग आपका सिविक्स का पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। आपकी सिविक्स की बुक का नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ठीक है। तो ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में हम लोग सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने प्रीवियस क्लासेस में ही पढ़ के आए हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ से 9th में पहली बार पढ़ रहे हैं। आपने डेमोक्रेसी का नाम क्लास 6 में ही पढ़ा होगा, आई गेस क्लास 7 में भी पढ़ा होगा, क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, है ना। तो डेमोक्रेसी के बारे में बहुत ज़्यादा डीपर डिटेल हम लोग क्लास 9 में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे चल के भी क्लास 10th में भी आपका डेमोक्रेसी की बहुत सारी बातें होती हैं, है ना। तो डेमोक्रेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर स्टूडेंट। तो आज का वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग डेमोक्रेसी ये जो चैप्टर है पूरा आज फिनिश करने वाला है। आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आपको बस क्या करना है, आपको हमारे चैप्टर में बने रहना है, ठीक है, वीडियो में बने रहना है। तो इससे पहले कि मैं चैप्टर स्टार्ट करूँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल so that we can make more videos for you and this gives us a motivation, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा डी एस हमको किन लोगों को पढ़ा रहे हैं, है ना। तो इसलिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो चैप्टर का नाम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। सबसे पहले हम इस चैप्टर में जानेंगे डेमोक्रेसी क्या है, यानी कि डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है वो हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर में जानने वाले हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, दिस वी विल गेट टू नो। उसके बाद है वाई डेमोक्रेसी, क्यों डेमोक्रेसी, है ना। आप लोग डेमोक्रेसी ला रहे हो कंट्री में, ठीक है, ये चीज़ सही लगी हमें, लेकिन क्यों डेमोक्रेसी, क्यों, ये सारी चीज़ें डियर स्टूडेंट, ये सारे जो क्वेश्चन हैं जो आपके दिमाग में भी होंगे, ये सारे क्वेश्चन हम लोग जो है डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चैप्टर का नाम ही आपको क्वेश्चन दे रहा है कि भाई क्यों डेमोक्रेसी, क्यों, है ना। तो इसलिए इससे आपकी जिज्ञासा जो है बढ़नी चाहिए डियर स्टूडेंट कि आखिर डेमोक्रेसी क्यों चाहिए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर से। ओवरव्यू कहता है, बहुत सारे क्वेश्चन देते हैं आपको ओवरव्यू। व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट आर इट्स फीचर्स। दिस चैप्टर बिल्ड्स ऑन अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। स्टेप बाय स्टेप वी वर्क आउट द मीनिंग ऑफ term involved in this definition. The aim here is to understand clearly the bare minimum features of democratic form of government. After going through this chapter, we should be able to distinguish between a democratic form of government from a non-democratic government. Towards the end of this chapter, we step beyond this minimal objective and introduce a broader idea of democracy. Democracy is most prevalent form of government in the world today, and it's expanding to the other countries. But why is it so? What makes it better than other forms of government? That is second big question that we are going to take up in this chapter. तो ये चैप्टर में हम लोग सबसे पहले तो पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, कौन कौन सी कंडीशन में हम एक कंट्री को डेमोक्रेसी कह सकते हैं, डेमोक्रेसी के बेसिस में कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स और ये सारी चीज़ें होती हैं ना, और क्या कहते हैं डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी में क्या अंतर है, यानी कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ और डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में क्या अंतर है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और आखिर डेमोक्रेसी क्यों चाहिए, डेमोक्रेसी अच्छी फॉर्म क्यों है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है चैप्टर में, इसलिए मैं बोल रही हूँ डियर स्टूडेंट कि एंड तक आप लोग बने रहिए वीडियो में, बिकॉज मैं अच्छी तरह चैप्टर एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। तो देखिए एक ही वीडियो में आपको पूरा चैप्टर मिलने वाला है, तो प्लीज़ सी द वीडियो टिल द एंड, ओके। और हम लोग क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे, इसमें भी आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखो सबसे पहला है क्वेश्चन, सबसे पहला यहाँ पे आपको एक कन्वर्जेशन दी है, 2-3 बच्चे हैं, मैरी है, लिंगडो मैम है, मैरी है, लिंगडो मैम, और ये राइबांग हो गई, है ना, योलांडा हो गया, ये सारे लोग हैं। लेकिन हम लोग पूरी कन्वर्जेशन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टीचर अगर पूरे कन्वर्जेशन पढ़ेंगे तो वीडियो ही कन्वर्जेशन में निकल जाएगा, है ना। तो इसलिए मैं फटाफट आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या बोलना है। अब देखो टीचर, डेमोक्रेसी आप लोग ने देखा होगा बचपन में जब आप चलना सीखते हो, आपको जो शब्द होता है वॉक, इसकी मीनिंग भी नहीं पता होती, है ना, आप लोग ऐसे ही चलते हो, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई भी चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए
कोई भी चीज़ को जानने के लिए हमें उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन पता होनी चाहिए। लेकिन डेफिनेशन हमें इसलिए पता होनी चाहिए डियर स्टूडेंट, ताकि हम लोग जो और भी चीज़ें हैं, यानी कि कोई भी चीज़ गलत भी हो जाती है ना, कोई लोग एक शब्द का अलग अलग अर्थ निकाल लेते हैं ना, तो कोई चीज़ गलत हो जाती है, तो एक शब्द को दूसरे शब्द से डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें डेफिनेशन चाहिए होती है ना। सपोज जैसे कंप्यूटर्स है, पुराने कंप्यूटर्स को अगर हम लोग पहले के ज़माने में देखें तो कंप्यूटर्स का अर्थ बस इतना था कि कंप्यूटर को कंप्यूटिंग करने के लिए यूज़ किया जाता था, यानी कि कंप्यूटर के हेल्प से हम लोग बहुत सारी डिफिकल्ट कैलकुलेशन वगैरह करते थे। लेकिन अब कंप्यूटर का मीनिंग चेंज हो गया है, अब लोग उसमें राइटिंग भी कर रहे हैं, डिज़ाइन भी कर रहे हैं, मूवीज़ भी देख रहे हैं, गेम्स भी खेल रहे हैं, है ना। तो वर्ड की मीनिंग टाइम टू टाइम चेंज होती जाती है, तो हमें एक ऐसी मीनिंग चाहिए जो कि रहे, है ना। अब देखो टीचर, जो डेमोक्रेसी शब्द है वो दो शब्दों से बना है। कौन कौन शब्द? डेमो और क्रेटिया। देखो डेमो का मतलब क्या होता है? डेमो का मतलब होता है टीचर पीपल, और क्रेटिया का मतलब होता है रूल। तो योलांडा जो था एक कन्वर्सेशन में बोलता है कि मैम हम लोग पीपल्स रूल भी तो कह सकते हैं, लेकिन नहीं, हम भी पीपल्स रूल नहीं कह सकते, क्योंकि आपको पता है कि एक भी शब्द की जो मीनिंग होती है वो चेंज होती रहती है पीरियड टू पीरियड, है ना। आज उसकी मीनिंग ये है, कल उसकी मीनिंग दूसरी हो जाएगी, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, हमें इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए होती है। आई होप दैट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा व्हाट आई एम एग्जैक्टली सेइंग। ओके, अब देखो डियर स्टूडेंट, जो आपने पढ़ा होगा अपनी छोटी क्लासों में भी, जो अब्राहम लिंकन थे, उन्होंने एक कोटेशन दिया था जो कि था, डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। इसका मतलब क्या हुआ? डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जो कि पीपल द्वारा ही चुनी जाती है, पीपल से ही है, और पीपल ही उसे चुनते हैं। क्योंकि डिस्टर आपको पता होगा कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म होती है गवर्नमेंट की जिसमें अपना नेता जो होता है, जो पीपल होता है, वो खुद चुनते हैं, है ना। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या हो सकती है? इसकी एक सिंपल डेफिनेशन हो सकती है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच लीडर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल, या फिर इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। ठीक है, ये तो आपका था सिंपल डेफिनेशन। अब देखो डेफिनेशन नीचे दिया है, दिस इज अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट। दिस डेफिनेशन अलाउज अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक। ठीक है, बहुत सारी फॉर्म होती है डियर स्टूडेंट। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे मोनार्की हो गई, मिलिट्री स्टेट सिस्टम होता है गवर्नमेंट का, डिक्टेटरशिप होती है ना। तो ये बहुत सारी टाइप्स गवर्नमेंट की होती है। मैं आपको धीरे धीरे सारी टाइप समझाऊंगी, ठीक है। जैसे अगर हम लोग म्यांमार की बात करें, ठीक है, तो जो आर्मी रूलर्स थे म्यांमार के, वो जो थे पीपल द्वारा इलेक्टेड नहीं थे, है ना, और ये जो था आर्मी के कंट्रोल में थी पूरी कंट्री। तो इसको हम लोग कहते हैं मिलिट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। जैसे अब देखो डिक्टेटर्स लाइक पिनोचेट जो चाइल्ड में थे, है ना, चिली भी कहते हैं लोग, कोई लोग इसे, लेकिन कोई लोग जो है इसको चाइले भी कहते हैं, है ना। सो वट एवर यू प्रोनाउंस, बट यू शुड नो वॉट हैपन टू दिस कंट्री। ओके, ये भी पीपल द्वारा इलेक्टेड नहीं थे, है ना। और भी बहुत सारी मोनार्की हैं, जैसे सऊदी अरेबिया में तो अभी भी किंग का ही रूल चलता है, वहाँ तो अभी भी जो है मोनार्की चलती है ना। तो सिंपल डेफिनेशन जो है, जैसे वो डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल, ये जो है हमें और भी ज़्यादा डीपली अंडरस्टैंड करने की, ये क्या जो है कह रही है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे लोग मिसलीड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने वहाँ थोड़ा सा मतलब चुनाव करा दे रहे हैं और अपने को डेमोक्रेसी बोल दे रहे हैं, बट ये तो इसकी मीनिंग नहीं है। तो हमें इसके लिए समझना पड़ेंगे द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, लेट अस रीड। देखो डिस्टेंट जो फीचर होता है, सबसे पहला फीचर डेमोक्रेसी में आता है, द मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल, है ना। अब देखो डिस्टेंट, पाकिस्तान में जो था जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, एक बहुत मिलिट्री लीडर थे। उन्होंने जो है मिलिट्री कूप जो है हेल्ड करा, कब? 2 अक्टूबर 1919 में। तो उन्होंने मतलब हमला कराया होगा, और उन्होंने जो है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट थी उसको ले लिया था, और वो वहाँ पे जो है अपने को चीफ एग्जीक्यूटिव जो था कंट्री का, उन्होंने बना दिया था, ठीक है। बाद में उन्होंने अपनी जो पोजीशन थी उसको चेंज करके प्रेसिडेंट कर दिया, ठीक है। और जो है एक रेफरेंडम कराया कि उनको जो, ताकि उनको 5 साल तक वो कंट्री में रूल कर सके, है ना, 2002 में।
ठीक है। और जो उस समय पाकिस्तानी मीडिया था, ये नहीं कि वो जो है क्या कहते हैं परवेज़ मुशर्रफ को जो है थोड़ा सा वो करे, ट्रोल करे, है ना। नहीं, उन्होंने क्या किया बदले में, उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो है कुछ नहीं करा, है ना। और परवेज़ मुशर्रफ जो था धीरे धीरे अपना रूल करते जा रहा था। अगस्त 2 में जो है परवेज़ मुशर्रफ ने लीगल फ्रेमवर्क भी ऑर्डर करा था, जिससे कि जो पाकिस्तानी की नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली थी उसको भी वो कंट्रोल कर सके। कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और ये जो लेजिस्लेचर था सब उसके पास ही आ गया था, ठीक है। तो जो वर्क था सिविलियन कैबिनेट का, जो ये सारी चीज़ें नेशनल काउंसिल था, ये जो है मिलिट्री ऑफिसर्स कंट्रोल करते थे और मिलिट्री ऑफिसर्स को परवेज़ मुशर्रफ कंट्रोल करता था, ठीक है। इलेक्शंस भी हुआ करते थे। इलेक्शन से जो है वो अपने जो है अगर नेता चुनते हैं, तो जो नेता थे सारे किसके कंट्रोल में थे, मिलिट्री ऑफिसर्स के कंट्रोल में, और मिलिट्री ऑफिसर्स किसके कंट्रोल में थे, परवेज़ मुशर्रफ के कंट्रोल में। तो आप लोग देख सकते हो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिक्टेटरशिप है। ये पावर किस इंसान के पास है, पावर सिर्फ एक इंसान के पास है, जो कि है परवेज़ मुशर्रफ, और जिसको पीपल ने इलेक्ट नहीं करा है ना। तो आप लोग से यहाँ पे आपको क्या समझ में आता है, यहाँ पे मैं आपको एक और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताती हूँ, जो कि डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में क्या होता है डिस्टर, एक ही जो इंसान होता है ना, उसी के हाथ में सारी पावर आती है, वही सबको कंट्रोल करता है ना। ये होती है आपकी डिक्टेटरशिप। तो परवेज़ मुशर्रफ क्या कराता था, इलेक्शन करा देता था, नेता भी चुने जाते थे पीपल द्वारा, लेकिन जो नेता चुने जाते थे वो किसके कंट्रोल में होते थे, वो सारे मिलिट्री ऑफिसर्स के कंट्रोल में होते थे, और मिलिट्री ऑफिसर्स सारे जो है परवेज़ मुशर्रफ के कंट्रोल में होते थे। तो सारी पावर किसके हाथ में आई, परवेज़ मुशर्रफ के हाथ में। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि सारी पावर सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के पास थी, है ना। अब देखो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, तो इस समय पहला फीचर मिलता है डेमोक्रेसी का, जो कि है दैट मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स ओनली। अब आते हैं हम लोग दूसरे में, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। अब देखो डेमोक्रेसी में ये होता है ना कि अगर आपने अपना नेता चुना और वो अच्छी तरह काम नहीं कर रहा है, तो आप लोग उसको निकाल भी सकते हो, है ना, वही नहीं रहेगा सालों तक। अब देखो फेयर एंड फ्री एंड फेयर में क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ चाइना का। चाइना में क्या, चाइना को क्या हम डेमोक्रेटिक कंट्री बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, आइए जानते हैं। देखो चाइना में डिस्टेंस सिर्फ एक ही पार्टी है। कौन सी पार्टी है वो है आपकी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, है ना। In China, elections are regularly held after every 5 years for elected country's parliament. हर 5 साल में यहाँ पे भी इलेक्शन होता है कंट्रीज का पार्लियामेंट इलेक्ट करने के लिए, कॉल्ड क्वांगू रेनमिन डायबियो, ठीक है। ये इसके लिए हर बार जो है पार्लियामेंट को करने के लिए 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। लेकिन इनकी ना सिर्फ एक ही पार्टी थी, वो थी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, है ना। अब देखो डियर स्टूडेंट, जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहते थे इसको, क्वांगू रेनमिन डायबियो को, ठीक है। तो देखो नेशनल पीपल कांग्रेस जो था उसके पास बहुत सारी पावर थी, प्रेसिडेंट जो है कंट्री का प्रेसिडेंट बनेगा उसको अपॉइंट करने की, ठीक है। तो उसमें नियरली जो है 3000 मेंबर्स होते थे इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। कम से कम 3000 मेंबर जो थे पूरे चाइना में से इलेक्ट किए जाते थे, ठीक है। और जो कोई मेंबर्स थे वो जो थे इलेक्ट किए जाते थे आर्मी द्वारा भी, है ना, बाय द आर्मी ऑल्सो। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी। तो बिफोर कंटेस्टिंग द इलेक्शन द कैंडिडेट नीड्स अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो इलेक्शन लड़ने से पहले कैंडिडेट को क्या चाहिए होता था अप्रूवल किसका, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का। सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी थी वहाँ, और उसका अप्रूवल मिल जाने के बाद ही वो इलेक्शन लड़ पाते थे। यानी कि सिर्फ एक पार्टी हुई, यानी कि सारे मेंबर जो भी चुनाव के लिए खड़े हो रहे हैं वो सारे किसको बिलोंग करेंगे, सिर्फ एक ही पार्टी को बिलोंग करेंगे, है ना। ओनली दोज हु आर द मेंबर्स ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टीज allied to it were allowed to contest elections in 2022 to 23, ठीक है। और या फिर जो 8 स्मॉलर पार्टी थी वो सारी जो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी हैं, अगर उनके मेंबर खड़े होकर इलेक्शन लड़े तभी लड़ने दिए जाते थे, वरना कुछ नहीं होता था। उससे सारी पावर किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पास, सिर्फ एक ही पार्टी है, ठीक है। गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म बाय कम्युनिस्ट पार्टी ओनली। और जो गवर्नमेंट होती है वो हमेशा कौन सी पार्टी फॉर्म करती है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, है ना, और कोई पार्टी नहीं करती है। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई चाहे आपको किसी को भी चुनाव लड़ना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल चाहिए। अगर आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा इसका मतलब आप लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। तो कितनी पार्टी हुई चाइना में, सिर्फ एक ही पार्टी हुई, और सारी पावर किसके पास हुई, सिर्फ एक ही पार्टी के पास हुई,
है ना। अगर 8 स्मॉलर पार्टीज भी है जो कि चाइनीज़ पार्टी के साथ अलाइड है, जुड़ी हुई है, उनको ही इलेक्शन लड़ने दिया जाता था, है ना। कोई भी पार्टी सिंगल इलेक्शन नहीं लड़ पाती। इसका मतलब कि यहाँ पे फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होते थे, क्योंकि पीपल हमेशा एक ही पार्टी को चूज़ करेंगे, है ना। पीपल के पास तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो अब देखो ये सारी चीज़ें हमें पहले तो पता चली चाइना से। चाइना क्यों नहीं है डेमोक्रेटिक कंट्री, आए हो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि पावर सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी के पास है। कौन है वो? चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, है ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट, एक और एग्जाम्पल है इसका, वो है मैक्सिको। मैक्सिको में एक पार्टी थी जिसको हम लोग कहते हैं PRI पार्टी कहते हैं। PRI को हम लोग कह सकते हो इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनल पार्टी, ठीक है। अब देखो नेशनल मैक्सिको भी जो है इलेक्शन हर 6 साल बाद कराता था प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। जो उनकी कंट्री थी वो जो है कभी भी मिलिट्री या फिर डिक्टेटर रूल में नहीं गई। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वॉज वॉन बाय अ पार्टी कॉल PRI। 2000 तक तो क्या होता था, हमेशा इलेक्शन कौन सी पार्टी जीतती थी? PRI जीतती थी। PRI यानी कि इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। अब देखो अपोजिशन पार्टी जो थी, अपोजिशन पार्टी कंटेस्ट करती ही नहीं थी इलेक्शन। क्यों? वो जो है अपोजिशन पार्टी जो थी कंटेस्ट तो करती थी इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन लड़ती तो थी, लेकिन कभी भी जीतती नहीं थी। क्यों नहीं जीतती थी? आइए मैं बताती हूँ। जो PRI पार्टी थी वो इतनी ज़्यादा गंदी डर्टी ट्रिक्स पीपल पर खेलती थी, यानी कि इतने गंदे मतलब चीज़ें वो करती थी, इतनी गंदी ट्रिक्स वो खेलती थी लोगों के साथ कि भाई लोग कंफ्यूज हो जाते थे और लोग को कभी पता भी नहीं चलता था कि PRI पार्टी हमें अपोजिशन पार्टी को चुनाव देने से ही मना करवा दे रही है और देने ही नहीं दे रही है। कैसे नहीं दे रही है? लेट्स टॉक अबाउट इट। अब देखो नेशन, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते थे जब इलेक्शन का टाइम आता था, ठीक है, तो अपोजिशन पार्टी भी कंटेस्ट करती थी इलेक्शन। तो जब इलेक्शन का टाइम आता था तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे, यानी कि PRI पार्टी के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे, उनसे कहा जाता था कि आप जो है पार्टी की जो मीटिंग है वो अटेंड करो। तो वो पार्टी की मीटिंग अटेंड करवाते थे उनसे। और जो टीचर्स थे गवर्नमेंट ऑफ स्कूल्स के, उनसे कहा जाता था कि आप जो है आपके उसमें जितने भी बच्चे हैं, आप सब बच्चों के पेरेंट्स से कहो कि वो सारे लोग जो है PRI पार्टी को ही वोट दें, ठीक है। तो पेरेंट्स को भी जो है फोर्सफुली वोट करवाया जाता था PRI को। और जो मीडिया था वो लार्जली इग्नोर करता था किसकी एक्टिविटी को? अपोजिशन और पॉलिटिकल पार्टीज़ को, है ना। और जो है किसको क्रिटिसाइज़ करता था? अपोजिशन पार्टी को, है ना। कहीं ना कहीं उसको किसको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए था? उसको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए था रूलिंग पार्टी को, है ना। उसको मतलब आपने देखा होगा आमतौर पर मीडिया क्या करता है, रूलिंग पार्टियों की गलतियाँ बताता है ना, ये सारी चीज़ें करता है। लेकिन इनका मीडिया अलग ही था, ये रूलिंग पार्टी की तारीफ़ करे जा रहा था और अपोजिशन पार्टी कुछ भी नहीं कर पा रही थी, ठीक है। और जो कभी कभी क्या होता था डिस्टेंस, जो पोलिंग बूथ्स होते हैं ना, आपने देखा होगा जहाँ पे आपका वो करा जाता है, वोट दिया जाता है ना, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस शिफ्ट कर दिए जाते थे लास्ट मिनट में। तो इससे क्या होता था कि वोटिंग लाइन्स ख़त्म हो जाती थी, यानी कि टाइम ख़त्म हो जाता था और लोग अपना वोट ही नहीं दे पाते थे। तो इससे भी PRI ही जीत पाती थी, है ना, जीत जाती थी, ठीक है। PRI ने जो है बहुत ज़्यादा बड़ी जो है कैंडिडेट के कैंपेन में भी लगाया कि भाई ये सारी चीज़ें करो, वहाँ पे स्टिकर लगाओ, वो करो, है ना, ये सारी चीज़ें। इसमें भी उन्होंने बहुत पैसा लगाया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने करी। तो क्या हम लोग मैक्सिको में PRI को हम लोग कह सकते हैं कि ये डेमोक्रेटिक नहीं है? क्योंकि ये इतनी ज़्यादा गंदी ट्रिक्स खेलती थी लोगों पर। क्या करती थी ये? कभी वही टीचर्स से कह दिया कि अरे आप पेरेंट्स को फोर्स करो कि हमें ही वोट दे, या फिर कभी जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल से कह दिया मीटिंग अटेंड करो, है ना। पोलिंग बूथ बदल दिए लास्ट मिनट में, है ना। तो ये सारी कोई बात नहीं हुई ना डियर स्टूडेंट। अगर आप लास्ट टाइम पे पोलिंग बूथ बदल रहे हो तो हम लोग आपको जो है डेमोक्रेसी कंट्री कैसे कहते हैं? क्योंकि आप तो वोट ही नहीं दे रहे हो लोगों को, है ना। तो यहाँ पे भी फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होते थे। तो इससे हमें दूसरा फीचर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मिलता है, जो कि है democracy must be based on free and fair elections where those who are currently in power have the fair chance of losing, यानी कि उनके पास फेयर चांस हो लूज होने की। अब आते हैं 1 person 1 vote और 1 वैल्यू, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, डेमोक्रेसी में हर एक इंसान, हर एक एडल्ट के पास एक वोट होना चाहिए और हर एक वोट के पास एक वैल्यू होनी चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारी कंट्रीज ऐसे, जैसे सऊदी अरेबिया में जो है 2015 तक वुमेन्स के पास राइट टू वोट था ही नहीं। एस्टोनिया हो गया, इन्होंने जो है सिटीजनशिप रूल करा ऐसी तरीके से कि जो पीपल रशियन माइनॉरिटी को बिलोंग करते थे उनको बहुत डिफ़िकल्टी होती थी अपना राइट टू वोट पाने के लिए, है। अब देखो जो फिजी हो गया, फिजी में जो है इलेक्टोरल सिस्टम जो था
ऐसे था कि जो वोट होते थे इंडिजीनियस फिजी, उनकी जो है ज़्यादा वैल्यू होती थी, यानी कि जो अच्छे मतलब अमीर हो गए थोड़े वो हो गए, उनकी ज़्यादा वैल्यू होती थी देन द इंडियन फिजियन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती थी। ठीक है, तो ऐसा भेदभाव वोटिंग में नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल वोट मिलना चाहिए, यही डेमोक्रेसी कहती है। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि एवरी अडल्ट हु इज़ एबव ऑफ 18 ईयर्स शुड हैव राइट टू वोट एंड ईच वोट शुड काउंट वन वैल्यू। सो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा, ये भी थर्ड जो फीचर है डेमोक्रेसी का आपको। अब आते हैं रूल्स ऑफ लॉज एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। देखो जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल है। जिम्बाब्वे अटेंडेड द इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल्स इन 1980। ठीक है, वाइट माइनॉरिटी रूल था 1980 तक जिम्बाब्वे में, और फिर उसने जो है इंडिपेंडेंस से पाई 1980 में। सिंस देन द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय जानू एफी, है ना, जानू एफी आप कह सकते हो, पीएफ जो थी है पार्टी। तो इन्होंने जो है फ्रीडम स्ट्रगल, उसका जो लीडर था रॉबर्ट, है ना, रॉबर्ट मुगाबे ने क्या करा, इसने कंट्री रूल करी सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, और इलेक्शंस जो थे रेगुलरली हेल्ड होते थे, और हमेशा जो है ये जो जानू पीएफ पार्टी थी यही जीतती थी, और जो प्रेसिडेंट मुगाबे होता था वही बहुत पॉपुलर था। तो बहुत ज़्यादा ये जो है जाना जाता था किसके लिए, अपनी अनफेयर प्रैक्टिसेस के लिए इलेक्शन के दौरान। ठीक है, तो इसने क्या करा देखते हैं जरा इसकी भी हरकतें हम लोग। ओवर द कंट्री हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स, मतलब ओवर द ईयर्स, मतलब ईयर्स के साथ साथ इनकी कंट्री ने बहुत समय कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर रहे हैं, मतलब जो चीज़ इनके हक में है वही ये लोग करे जा रहे थे कि हमारा कितना और फ़ायदा हो, है ना। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज कर रहे थे उसके लिए बहुत टाइम, ठीक है, ताकि अपनी पावर इंक्रीज कर सके लोगों के ऊपर, है ना, ऑफ द प्रेसिडेंट, और उनको जो है लेस अकाउंटेबल बनाए, यानी कि लोगों को लेस अकाउंटेबल बनाए, यानी कि उनको गिनती में ना आने दे, है ना। अपोजिशन पार्टी जो थी वर्कर, वो जो है हैरेस किए जाते थे, और अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हरेस्ड एंड देयर मीटिंग डिस्टर्बटेड, और उनकी मीटिंग भी डिस्टर्ब की जाती थी, पूरी ख़राब कर दी जाती थी। पब्लिक प्रोटेस्ट जो थे और जो डेमोन्स्ट्रेशन होते थे अगेंस्ट गवर्नमेंट, ये सारे भी जो थे इलीगल बना दिए गए थे, मतलब जो ये काम करता था उनको जेल डाल दिया जाता था। ठीक है, और वहाँ पे लॉ भी था, और जो देयर वर द लॉ डेट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज प्रेसिडेंट, और ऐसा भी लॉ उन्होंने बता दिया कि भाई आप प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज ही नहीं कर सकते हो। अगर आप लोग अपने कंट्री के लोगों को बताओगे ही नहीं कि भाई ये सही चीज़ें गलत हो रही है, तो लोग कैसे जानेंगे कि भाई ये इंसान ऐसा सही कर रहा है गलत कर रहे हैं ना। तो ऐसा जिम्बाब्वे में ये सारी चीज़ें जो है हो गई थी, है ना। ये जो इनका प्रेसिडेंट था रॉबर्ट मुगाबे, इसने जो है इतनी सारी चीज़ें कर दी थी। टेलीविज़न और रेडियोज में जो चीज़ें दिखाई जाती थी वो भी सोच समझ के दिखाई जाती थी, प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं दिखाई जाती, ठीक है। और जो था इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स थे, पर जो इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर तो थे वहाँ, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उनको भी हैरेस कर दिया, और वो जो जर्नलिस्ट थे उनको भी जो है अपना मतलब जो गिरफ्तार वगैरह कर लिया था। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने जो है कहीं ना कहीं कोर्ट के डिसीजन भी, जजमेंट भी इग्नोर कर दिए, और कोई भी जजमेंट नहीं माने। ठीक है, जो भी उनके अगेंस्ट है जजमेंट वो कोई भी उन्होंने नहीं माने, और उन्होंने जो है फोर्स, और फिर जो है वो जो रॉबर्ट मुगाबे था उसको जो है फोर्सफुली जो है ऑफिस के बाहर, और ही वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ द ऑफिस इन 2017 में उसको निकाला था। ठीक है, तो भैया आप यहाँ पे देख सकते हो जिम्बाब्वे के एग्जाम्पल से कि भाई डेमोक्रेसी भी है, वोटिंग भी हो रही है, पर क्या कर रहे हैं वो जो डेमोक्रेसी वाला है वो क्या कर रहे हैं, बार बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दे रहे हैं और अपनी पावर बढ़ा रहे हैं। ना तो किसी के पास प्रॉपर राइट है, इंडिपेंडेंट राइट है कि भाई हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ना वो कुछ कर सकते हैं। तो क्या हम इसे डेमोक्रेसी कहेंगे? नहीं कहेंगे। जब तक लोगों को ये नहीं बताओगे आप लोग कि क्या गवर्नमेंट गलत कर रही है क्या नहीं कर रही है, तो क्या आप ऐसी कंट्री को डेमोक्रेसी कंट्री कह सकते हो? नहीं कह सकते हो। जिम्बाब्वे में यही सारी चीज़ें हो सकती है, यही सारी चीज़ें होती थी। रॉबर्ट मुगाबे क्या करता था, वो तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बार बार चेंज करते देता था ताकि उसके बाद और भी ज़्यादा पावर है। दूसरी चीज़ वो क्या करता था, दूसरी चीज़ उसने कभी भी मीडिया को इंडिपेंडेंट होने ही नहीं दिया। उसने हमेशा क्या करा, मीडिया को अपने कंट्रोल में रखा, और जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ दिखाया तो सीधे वो जेल डाल देता था या कुछ ऐसे ही कर देता था। ठीक है, उसके बाद जर्नलिस्ट जो थे हरेस किए जाते थे, क्योंकि अगर वो जरा सा भी क्रिटिसाइज करते गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती थी।
टेलीविज़न रेडियो कंट्रोल किए जाते, ठीक है। अब देखो ये हमें बताता है कि भाई जो क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं आप लोग डेमोक्रेटिक कंट्री हो तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के ना जो आपकी लिमिट सेट करी है आप उससे आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शोज दैट अ प्रॉपुलर अप्रूवल ऑफ रूलर इज नेसेसरी इन द डेमोक्रेसी बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट। पॉपुलर गवर्नमेंट कान बी एट डेमोक्रेटिक popular leaders can be autocratic. If we wish to assess the democracy, it is important to look at the election, but it is equally important to look before and after the election. There should be sufficient room for normal political activity, including political opposition, the period before election. This requires that the state should respect some of the basic rights of the citizen. They should free to think, to have opinions, to express these in public, to form association, to protest and take other political actions. Everyone should have equal in eyes of laws, ठीक है। लॉ के आँख मतलब देखो नेशन, हर एक इंसान चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, अगर उसने गलती करी है तो उसको जेल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या करा रॉबर्ट मुगाबे ने सबको कंट्रोल कर लिया था अपने अंदर, ठीक है। सिमिलरली देयर आर सम कंडीशन दैट अप्लाई द वे ऑफ गवर्नमेंट कैन रन आफ्टर इलेक्शन, ठीक है। तो गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती, उसको जो है हमेशा लिमिटेशन से चलना है। किसकी लिमिटेशन है? जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड करी है लिमिट, है ना। तो कितने फीचर पढ़ लिए हमने डेमोक्रेसी के? हमने फीचर पढ़े 3 फीचर, 4 फीचर्स हमने डेमोक्रेसी के पढ़े। कौन कौन से फीचर थे वो? पहला फीचर, मेजर डिसीजन किसके द्वारा लिए जाते हैं? जो पीपल इलेक्ट करते हैं जिस हिस्सा को, ठीक है। जैसे परवेज मुशर्रफ में क्या हुआ था, वहाँ पे जो है परवेज मुशर्रफ ले रहा था सारे डिसीजन, जबकि पीपल ने परवेज मुशर्रफ को इलेक्ट नहीं करा था, उन्होंने अपने नेताओं को इलेक्ट करता, जो कि कंट्रोल किसके द्वारा करे जा रहे थे? मिलिट्री ऑफिसर्स के द्वारा, और मिलिट्री ऑफिसर कंट्रोल किए जा रहे थे परवेज मुशर्रफ के द्वारा। तो यहाँ पे जो है परवेज मुशर्रफ डिसीजन ले रहा था जो कि इलेक्टेड नहीं था लोगों द्वारा, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था फ्री और फेयर इलेक्शन के बारे में, यानी कि अगर फ्री और फेयर इलेक्शन है तो कि जो पावर में इंसान है उसके पास टोटल पावर है, वो लूज भी हो सकता है, यानी कि वो हार भी सकता है। तीसरा हमने पढ़ा कि हर एक एडल्ट सिटीजन के पास एक वोट होना चाहिए और हर एक वोट की एक वैल्यू होनी चाहिए। और चौथा हमने पढ़ा जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को रूल करना चाहिए लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और सिटीजन्स राइट के द्वारा, जो गाइडलाइंस बताई गई है उसके अकॉर्डिंग। अब डियर स्टूडेंट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे वाई डेमोक्रेसी। अभी तक हमने पढ़ा व्हाट इज डेमोक्रेसी, हमने फीचर्स पढ़े, कैसे हम लोग एक कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं, बट अब हम पढ़ेंगे वाई डेमोक्रेसी। देखो दोस्तों वाई डेमोक्रेसी बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों डेमोक्रेसी क्यों, है ना। तो यहाँ पे अगेन कन्वर्जेशन चलती है, योलांडा, टांकिनी, जेली, राइबांग और ये पोइमोन, रोज़, ये सारे लोग कन्वर्जेशन करते हैं, है ना। और उसके संवत साउटेड भी होता है, फिर होई हो गया, रोज़ हो गया, होई, है ना। तो ये सारे लोग कन्वर्जेशन करते हैं। कन्वर्जेशन तो नहीं इसलिए लोग पढ़ेंगे नहीं, बिकॉज कन्वर्जेशन जो है बहुत टाइम लग जाएगा हमें, तो हम लोग डायरेक्ट आपका यहाँ पे पढ़ते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखो डियर, बहुत सारे ऐसे आर्ग्यूमेंट हैं जो कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है और बहुत सारे ऐसे भी आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि डेमोक्रेसी के साथ हैं। क्यों लोग डेमोक्रेसी चाहते हैं? डेमोक्रेसी जो कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट वाला आर्ग्यूमेंट पढ़ते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो देखो डियर, सबसे पहला है लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। डेमोक्रेसी, अच्छा सबसे पहला है लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी। आपको पता चलता होगा कि डेमोक्रेसी में जो है हर बार लीडर्स चेंज होते रहते हैं, तो इससे इंस्टेबिलिटी होती है। इंस्टेबिलिटी यानी कि आपका अच्छी तरह गवर्नमेंट रूल नहीं कर पाती है ना, अच्छी तरह काम नहीं हो पाता, अच्छे डेवलपमेंट नहीं हो जाते। पहला आर्ग्यूमेंट लोग डेमोक्रेसी के लिए ये करते हैं, ठीक है भाई लीडर्स तो हर बार आपके चेंज होते रहते हैं, तो ना तो आपका प्रॉपर रूल हो पाता है, ना आपका कुछ हो पाता है, और आपका जो डेवलपमेंट होता है कंट्री के वो भी रुक जाता है। तो पहला तो लोग ने ये आर्ग्यू करा, ठीक है। पहला आर्ग्यूमेंट आप लोग लिख दोगे कि लीडर्स कीप चेंजिंग और आगे से डैश लगा के लिख दो इंस्टेबिलिटी, ठीक है। मैं आपको डिस्टेंट धीरे धीरे ना आइडिया भी बताती हूँ कि आप लोग कैसे अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। अब नेक्स्ट है डिस्टेंट आपका डेमोक्रेसी जो है सारी चीज़ किससे मतलब सारी चीज़ उसमें जो है पॉलिटिकल
कंपटीशन और ये पावर प्ले वगैरह ही है उसमें डेमोक्रेसी में। तो बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज़ नो स्कोप फॉर मोरालिटी। यहाँ यानी कि वहाँ पे कोई भी ऐसे जो भी किसके पास अच्छी वैल्यू है ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाती वहाँ, सिर्फ और सिर्फ आपका जो ये पॉलिटिकल कंपटीशन है ये सारी चीज़ें हैं, है ना। तो ऐसा भी बहुत लोग कहते हैं डेमोक्रेसी के उसके लिए, है ना। तो इसमें दूसरा पॉइंट आप लिख दो, दूसरा पॉइंट लिख दो, नो स्कोप फॉर मोरालिटी। ठीक है, नो स्कोप फॉर मोरालिटी। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपने आई थिंक ये लिख दिया है। अब नेक्स्ट है डिसीजन आपका कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि डेमोक्रेसी में जो है बहुत ज़्यादा डिले होता है, यानी कि आप लोग कोर्ट के डिसीजन देख लो, ये सब देख लो, इसमें भी सालों लग जाते हैं लोगों के लिए, है ना। तो मैनी पीपल हैव कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिले। तो तीसरा पॉइंट आप लिख दो, इट लीड्स टू डिले। अब नेक्स्ट है डिसीजन हमारा, डेमोक्रेसी में आपने देखा होगा कि जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, कभी कभी ये होता है अगर सपोज मान लो कि आप हल्द्वानी में हो, अगर आप लोग हल्द्वानी के इलेक्शन जीत जाते हो यानी कि आप हल्द्वानी में ही कुछ बन जाते हो तो आपको हल्द्वानी के बारे में हर चीज़ पता है, तब तो सही है। सपोज मान लो क्या पता आप लोग हल्द्वानी में रहते हो और आपको ऋषिकेश या फिर हरिद्वार पे आप लोग जीतते हो, वहाँ के आप लोग कुछ बनते हो, नेता वेता, है ना। तो इसमें क्या होता है, लोगों को आपको हर चीज़ तो पता होगी नहीं हरिद्वार के बारे में, है ना, तो आपको लोगों का बेस्ट इंटरेस्ट भी पता नहीं होगा, तो इससे जो है कहीं ना कहीं गलत डिसीजन लिए जा सकते हैं, है ना। तो कभी कभी क्या होता है, इलेक्टेड लीडर जो है उनको पता ही नहीं होता है उनके लोगों के बेस्ट इंटरेस्ट के बारे में, तो इससे क्या होता है बैड डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग नॉर्मल लिख दो, लीड्स टू बैड डिसीजन। ठीक है, आप लोग खुद ही समझ जाना क्यों लिखा है। अब देखो रीजन नेक्स्ट है, आपने देखा होगा कि जो डेमोक्रेसी है वो बहुत ज़्यादा करप्ट हो गई है ना। आप लोग किसी से पैसा दे के भी वोट खरीद सकते हो, है ना। सपोज कि भाई फ़ोन फ्री में बांट रहे हैं तब हमें ही वोट देना, ठीक है। सपोज मान लो कि आपको जो है एक एक वो होली का रंग दिया जा रहा है ना, अगर इलेक्शन आपके उस टाइम पे हैं तो, है ना। सपोज मान लो आपको पैसे दिए जा रहे हैं ना, तो करप्शन बहुत है डेमोक्रेसी में। आपने देखा होगा कोई भी किसी का भी कुछ भी काम कराने लोग पैसे दे रहे हैं और उसका हो जा रहे हैं ना, तो करप्ट तो है डेमोक्रेसी, ये लोग ये कुछ लोग कहते हैं। और ये जो है पूरा इलेक्टोरल कंपटीशन में बेस्ड है, तो आप लोग लिख सकते हो लीड्स टू करप्शन। ठीक है, करप्शन। देन नेक्स्ट है डिसीजन आपका, जो आपने देखा होगा जो आमतौर पे जैसे आप लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो पता है कि डेमोक्रेसी में कैसे लोग चाहिए, कौन से लोग आने चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा जो बेचारे सीधे साधे लोग हैं जिनको पता नहीं है कि भाई डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, उन लोगों को पता भी नहीं होता है कि भाई क्या डिसाइड करना है, किसको वोट देना है ना, तो वो किसी को भी वोट दे देते हैं। तो ये भी लोगों की शिकायत रहती है डेमोक्रेसी में। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ऑर्डिनरी पीपल आगे आप लोग डैश मार के लिख लो, कांट डिसाइड। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे करके डिसीजन आप लोग जो है नोट्स बना सकते हो। तो आई होप दैट डिसीजन ये समझ में आ गया होगा आपको, आर्ग्यूमेंट जो कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा आमतौर पे सब लोग कहते हैं ये सारी चीज़। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं आगे आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी में। आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी में सबसे पहला आर्ग्यूमेंट डिसीजन आपका आता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इसलिए बेटर है क्योंकि वो ज़्यादा अकाउंटेबल फॉर्म है गवर्नमेंट की। क्यों है, चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे एग्जांपल भी दिए हैं एनसीईआरटी बुक ने, तो वी विल रीड अबाउट इट। ओके, चाइना फैमाइन ऑफ 1958 टू 1961। फैमाइन आपको पता है क्या चीज़ होती है, जब बहुत ही ज़्यादा हार्श कंडीशन हो जाती है, आपके पास फूड नहीं होता है ना, ये सारी चीज़ होती है ना। तो worst recorded famine in the world history. Nearly 3 crore people died in this famine. यानी कि भूख के कारण इतने लोग मर गए थे। During those days, India's economic condition was not much better than China. यानी कि इंडिया की जो कंडीशन थी वो चाइना से बेटर नहीं थी। Yet India did not have a famine of the kind China had.
लेकिन फिर भी इंडिया के पास इस टाइप का फेमाइन नहीं हुआ जो कि चाइना के लोगों के साथ हुआ, ठीक है। दैट दिस वॉज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन टू कंट्रीज। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों कंट्रीज में डिफरेंट अभी क्या थी, गवर्नमेंट पॉलिसीज थी। क्या थी वो गवर्नमेंट पॉलिसीज? लेट्स रीड अबाउट इट, लेट्स रीड। So the existence of democracy in India made the Indian government respond to food scarcity in a way that Chinese government did not. तो देखो एग्जिस्टेंट ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी का एग्जिस्टेंट था तो क्या हुआ, इंडिया में जो है कहीं ना कहीं इंडिया की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने जो है इस पर रिस्पॉन्स करा और जो है फूड स्कार्सिटी के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए और उन्होंने जमा करना स्टार्ट कर दिया और चाइना की तरह नहीं हुआ, ठीक है। दे पॉइंट आउट दैट नो लार्ज स्केल फेमाइन हैज़ एवर टेकन प्लेस इन एन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। इफ चाइना टू हैड मल्टीपल इलेक्शंस एन अपोजिशन पार्टी एंड प्रेस फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट देन सो मैनी पीपल मे नॉट हैव डाइड इन द फेमाइन। अगर ऐसा होता तो क्या अपोजिशन पार्टी आती, क्योंकि अपोजिशन पार्टी कहती कि हम लोग आपको फूड देंगे, हम लोग वो करेंगे, तो ऐसा होता ही नहीं और अपोजिशन पार्टी इनको देती। तो डिसीजन क्योंकि ये सारे राइट वहाँ पे नहीं थे, मीडिया गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता था, ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती थी, तो इसलिए वहाँ पे फेमाइन हुई, है ना। नेक्स्ट है, this example brings out one of the reason why democracy is considered the best form of the government. Democracy is better than any other form of government because in responding the needs of people. A democratic government may and can respond to all the people need, but it all depends on the wishes of people who rule. If rulers don't want to, they don't have to act according to wishes of people. A democracy requires that ruler have to attend the needs of the people. तो डेमोक्रेटिक इसलिए गवर्नमेंट है क्यों बेटर है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अकाउंटेबल फॉर्म है गवर्नमेंट की, वो आपके पीपल के चॉइसेस में जो है कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स करती है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज़ में, ठीक है। देयर इज अनदर रीजन व्हाई डेमोक्रेसी शुड लीड टू अ बेटर डिसीजन देन नॉन डेमोक्रेटिक। बेटर देखो, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन, ठीक है। कंसल्टेशन एंड डिसीजन में बेस्ड है, ये तो आप सभी लोग मानते होंगे, है ना। डिस्कशन में बेस्ड है और कंसल्टेशन में बेस्ड है, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक डिसीजन जो है हमेशा बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। आपने देखा होगा कि अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो फिर अपोजिशन पार्टी पक्का अपोज करेगी, पक्का कहेगी भाई आपकी गवर्नमेंट तो ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट और भी अच्छे डिसीजन बना पाएगी, है ना। तो इसलिए कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी जो है वो इम्प्रूव करती है क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका, डेमोक्रेसी जो है एक और चीज़ अच्छी करती है वो है कि वो एक आइडियल मेथड प्रोवाइड करवाती है, किस चीज़ के लिए, डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स को डील करने के लिए, ठीक है। ये चीज़ भी डेमोक्रेसी बड़ी अच्छी करती है ना। तो अब देखो यहाँ पे लिखा है, द सोसाइटी ऑफ पीपल आर बोरीड विद डिफरेंसेस ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट। दीज डिफरेंसेस आर पर्टिकुलरली शार्प इन कंट्रीज लाइक आर्स which has amazing social diversity. People belong to different regions, they speak different language, practice different religion and have different castes. They look the world very differently and have different preferences. The preferences of one group can clash with those of another group. How do we resolve such conflict? The conflicts can be resolved by brutal power. Whenever group is more powerful, will dictate its terms, and others will have to accept that. But that would lead to resentment and unhappiness. Different groups may not be able to live together for long in such way. Democracy provides the only peaceful solution to this problem. In democracy, no one is permanent winner. ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डियर कोई भी परमानेंट विनर नहीं है। नो ग्रुप इज परमानेंट लूजर। डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विद डिफरेंट अनदर पीसफुली इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। डेमोक्रेसी कीप्स आवर कंट्री टुगेदर। तो ये भी आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब डेमोक्रेसी एक और चीज़ करती है डिसीजन, डेमोक्रेसी जो है इनहेंस करती है डिग्निटी ऑफ द सिटीज, ठीक है। क्या इनहेंस करती है डेमोक्रेसी? डिग्निटी सिटीजन्स की। कैसे इनहेंस करती है डिग्निटी सिटीजन्स की? लेट्स सी।
आपको जैसे कि पता होगा कि डेमोक्रेसी जो है किस पे बेस्ड है, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। यहाँ पे हर चीज़ इक्वल होती है। ऑन रिकग्नाइजिंग दैट द पुअरेस्ट एंड लीस्ट एडुकेटेड has the same status as rich and educated people are not subject of the rulers, they are the rulers themselves. Even when they make mistake they are responsible for their conduct, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है उनके बीच डिग्निटी यानी कि एकता को इंक्रीज करती है, ठीक है, डिग्निटी। अब नेक्स्ट है, फाइनली डेमोक्रेसी की ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छी इसलिए है क्योंकि वो उसकी खुद की मिस्टेक को सुधारने का मौका देती है ना। क्योंकि जैसे अपोजिशन पार्टी ने कहा कि भाई आप ये गलत कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, तो अब वो क्या करेगी, डेमोक्रेसी वाली कंट्री वो क्या करेगी, वो अपने डिसीजंस बदल देंगी, है ना। तो इस तरह ये भी अच्छी चीज़ है और साथ ही साथ वो आपको अपना दूसरा नेता चुनने को भी मौका देती है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा डिस्टर आप लोगों के। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, क्योंकि यहाँ पे हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ में, जो कि है आपका यहाँ पे ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन इससे पहले यहाँ पे आपको एक कार्टून दिया है, वी आर द वोटर्स, वी वोटर्स आर एंग्री एंड वर नॉट गोइंग टू टेक इट एनी मोर, द लिबरल्स हैव बीन एरोगेंट, दे हैव ब्रोकन आर ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट, they stole our money, so on 28 June we are going to do what we candidates नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है, कैनेडियंस, अच्छा, डू बेस्ट, वी आर गोइंग टू वोट देम बैक इन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए दी गई है कि भाई डेमोक्रेसी के साथ अगर कुछ गलती हो गई, आपको ऐसा लगा कि आपका सारा पैसा वेस्ट गया जो आप टैक्स भरते हो, तो फिर आप लोग क्या कर सकते हो, अपने गवर्नमेंट चेंज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे कि हमने पढ़ लिया बहुत सारी मीनिंग डेमोक्रेसी की, ठीक है। तो अब जो है हम लोग डेमोक्रेसी को और भी अच्छी तरह डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज़ अ वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी हेल्प अस टू आइडेंटिफाई अ क्लियर सेट ऑफ मिनिमल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी मस्ट हैव। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम्स इज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यू मस्ट हैव रेड अबाउट इट। All peoples do not rule. A majority is allowed to take decisions on the behalf of people. Even majority does not rule directly. The majority people rule through their elected representatives. This become necessary because why this become necessary, है ना? क्योंकि modern democracy involves such a large number of people that is physically impossible for them to sit together and take collective decision. क्योंकि रजिस्टर मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो भी डायरेक्ट डिसीजन नहीं लेते, है ना। सबसे पहले क्या होता है, जो पीपल होते हैं वो तो रूल नहीं करते, जो मेजॉरिटी होती है वो अलाउ की जाती है डिसीजन टेक करने के लिए ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल, ठीक है। अब देखो डिसीजन जब वो डिसीजन लेते हैं तो मेजॉरिटी भी डायरेक्टली डिसीजन रूल नहीं करती, मेजॉरिटी ऑफ पीपल भी जो होते हैं वो भी अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू करते हैं। कैसे, क्योंकि भाई इतनी जगह होगी ही नहीं आपके पार्लियामेंट जहाँ पे भी वो डिसीजन लेंगे बैठने की, है ना। तो साथ में डिसीजन नहीं ले सकते। साथ ही साथ इवन इफ दे कुड, द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम, द डिज़ायर और द स्किल टू टेक पार्ट इन ऑल दीज डिसीजन। उनके पास इतना टाइम थोड़ा है वो अपने काम करेगा या फिर वहाँ पे डिसीजन लेगा, है ना। तो दिस गिव्स अस द clear but minimal understanding of democracy. This clarity help us to distinguish democracy from non democracies. I hope आपको डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में अंतर आ गया होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, ठीक है। समटाइम्स वी यूज़ डेमोक्रेसी फॉर ऑर्गेनाइजेशन अदर देन द गवर्नमेंट, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें डिस्टर की बुक में है यहाँ पे, ठीक है। जैसे वी आर वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली, वेन एवर डिसीजन हैज़ टू बी टेकन वी ऑल सिट टुगेदर, है ना। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि हम लोग फैमिली में मीटिंग बुला देते हैं ना, देन वी टेक आर डिसीजन टुगेदर, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद फिर आई डोंट लाइक टीचर्स हु डोंट अलाउ द स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चन इन द क्लास। आई वुड लाइक टू हैव अ टीचर्स विद अ डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट, है ना। तो ऐसी टीचर चाहिए जो कि भाई हमें बिल्कुल अच्छी तरह बिल्कुल डांटे नहीं, कुछ नहीं करे, हम लोग अपना काम करें आराम से, है ना। तो ये सारी चीज़ें डिस्टर हम लोग घर में भी डेमोक्रेसी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेसी इज़ नॉट ओनली यूज फॉर गवर्नमेंट ओनली बट इट इज़ यूज फॉर अस ओनली ऑल्सो, है ना। सो नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ अ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिख रखा है कि इफ़ वी टेक दिस आइडियल सीरियसली, अगर हम लोग इस आइडियल्स को सीरियसली ले रहे, क्योंकि भाई घर में तो देखो आप लोग डिसीजन लेते हो, फिर भी जो सबसे छोटा आपका भाई बहन होगा वो तो जिद वगैरह रोएगा तो आप उसका डिसीजन मान जाओगे, है ना।
तो भाई अगर हम इन सबको किसी सीधे से तो कोई भी कंट्री वर्ल्ड की डेमोक्रेसी नहीं है कहलाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी बुक में दी गई हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़ लेना, यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। ये वाला जो आपका पेज है बॉर्डर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में, ठीक है। बस वही चीज़ें थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट थी इसमें जो मैंने आपको बता दी। बाकी अब हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। तो देर आर सो मैनी क्वेश्चन, वी विल डिस्कस इट। So first is exercise number 1. Here are some information about 4 countries. Based on information, how would you classify each of these countries? Write democratic and undemocratic or not sure against each of these. ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें लिख रही है, ठीक है। First is country A. People who do not accept the country's official religions do not have to right to vote. क्या ये डेमोक्रेटिक कंट्री है डियर स्टूडेंट? यहाँ पे जो लोग जो है एक्सेप्ट नहीं करते कंट्री के ऑफिशियल रिलीजन को, यानी कि जो मेजॉरिटी रिलीजन है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उनको राइट टू वोट नहीं है, तो ये हुई अनडेमोक्रेटिक कंट्री। क्या लिख दोगे? अनडेमोक्रेटिक कंट्री, है ना। डेमोक्रेटिक थोड़ा ना ये कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दोगे अनडेमोक्रेटिक, कंट्री इज अनडेमोक्रेटिक। नेक्स्ट इज, क्योंकि हमने फीचर पढ़ा था डेमोक्रेटिक कंट्री का कि हर एक सिटीजन के पास एक वोट होना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन इट बिलोंग्स टू, वॉट एवर कास्ट इट बिलोंग्स टू, इफ़ इट इज़ रिच और पुअर, है ना, वगैरह वगैरह, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में आ जाते हैं वह सारी चीज़ें। द सेम पार्टी हैज़ बीन विनिंग इलेक्शंस फॉर लास्ट 20 ईयर्स, ठीक है। अब देखो सेम पार्टी जो है इलेक्शंस विन कर रही है लास्ट 20 ईयर से, क्या ये डेमोक्रेटिक कंट्री है? मे बी दैट पार्टी इज़ वेरी गुड, है ना, जो इलेक्शन लड़ी, क्योंकि हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि भाई क्या कहते हैं वो अच्छा डर्टी ट्रिक्स खेल लिए, ये कर रही है, ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी है, तो हम लोग लिख देंगे नॉट श्योर, ओके। तो आप लोग यहाँ पे लिख दो नॉट श्योर कंट्री बी में, बिकॉज हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। कंट्री सी कहती है रूलिंग पार्टी हैज़ लॉस्ट इन लास्ट 3 इलेक्शन, रूलिंग पार्टी हैज़ लॉस्ट इन लास्ट 3 इलेक्शन, लास्ट 3 इलेक्शन में लॉस्ट हो गई तो कोई बात नहीं, है ना। रूलिंग पार्टी अगर रूलिंग पार्टी हैज़ लॉस्ट इन लास्ट 3 इलेक्शंस, लास्ट 3 इलेक्शन में अगर वो लूज़ हो भी गई है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे भी डीएसटी हम लोग जो है डेमोक्रेटिक लिख सकते हैं इसको, बिकॉज हमें पता है कि भाई डेमोक्रेटिक कंट्री वो कंट्री होती है जहाँ पे जो है आपका अगर कोई चीज़ कोई रूलिंग पार्टी है तो उनके पास भी वो फेयर चांस होता है लूज़ होने का, तो यहाँ पे भी आप डेमोक्रेटिक लिख दोगे। नेक्स्ट है आपका देयर इज़ नो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, नो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, तो यहाँ पे आप लोग लिख दोगे, क्या लिख दोगे? अनडेमोक्रेटिक, ठीक है। आई होप दे क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पे देयर आर सम इंफॉर्मेशन अबाउट 4 countries based on information, how would you classify each of the country? Right, democratic, undemocratic और not sure. Okay, again same चीज़ लिखती है। तो country P, the parliament cannot pass a law about the army without the consent of chief of army. पार्लियामेंट कोई भी लॉ जो है आर्मी के अगेंस्ट पास नहीं कर सकता बिना आर्मी की चीफ से जो है पूछे, है ना। तो भाई ये तो डिक्टेटरशिप होगी, हमने पढ़ा ना परवेज मुशर्रफ के बारे में, वो भी मिलिट्री वाला ही था, लेकिन उसने क्या करा, उसने अपने को ज़्यादा बड़ा बना दिया था, है ना। तो यहाँ पे आप लोग तो अनडेमोक्रेटिक, ठीक है, अनडेमोक्रेटिक या फिर नॉट श्योर भी आप लोग लिख सकते हो इसमें। नेक्स्ट द पार्लियामेंट कैन नॉट पास अ लॉ रिड्यूसिंग द पावर ऑफ जुडिशरी, पार्लियामेंट जो है लॉ पास नहीं कर सकता जुडिशरी की पावर को रिड्यूस करने के लिए। डियर स्टूडेंट, वो जो है पार्लियामेंट लॉ पास तब करता है जब आपका कोई इशू हो जाता है ना, तो यहाँ पे आप लोग लिख दोगे नॉट श्योर, ठीक है। नेक्स्ट है द कंट्रीज लीडर कैन नॉट साइन एनी ट्रीटी विथ अनदर कंट्री विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम इट्स नेबरिंग कंट्री, तो ये तो भाई आपका अनडेमोक्रेटिक हो गया, है ना। आप लोग ले सकते हो, नेबर से क्यों पूछना है आपको, है ना। नेक्स्ट है ऑल द मेजर इकोनॉमिक डिसीजन कैन अबाउट द कंट्री आर टेकन बाय ऑफिशियल्स
ऑफिशियल्स ऑफ सेंट्रल बैंक विच मिनिस्टर्स कैन नॉट चेंज, तो ये भी अनडेमोक्रेटिक हो गया. नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज नॉट अ गुड आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी. वाई? पीपल आर फ्री एंड फील फ्री एंड इक्वल इन डेमोक्रेसी. ठीक है. डेमोक्रेसी रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन बेटर वे देन अदर्स. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल to the people. Democracies are more prosperous than others. Democracies are more prosperous than others. तो डिस्टेंट ये लास्ट वाला जो आर्ग्यूमेंट है ये मेरे को नहीं लग रहा कि गुड आर्ग्यूमेंट है फेवर ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है, तो आप लास्ट वाले में कर लो. नेक्स्ट आ देते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन में, जो कि है ईच ऑफ दिस स्टेटमेंट कंटेन्स अ डेमोक्रेटिक एंड अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट. write out two separately for each statement. ठीक है. Minister said that some laws have to be passed by parliament in order to conform the regulation decided by World Trade Organization. देखो इसमें हर एक सेंटेंस में एक डेमोक्रेटिक और एक नॉन डेमोक्रेटिक एलिमेंट है. आप लोगों को वो सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है. देखो मेरे को ये एक्सरसाइज जो आपको दिया ना सब ऑप्शन बेस्ड ही है. ठीक है, तो इसमें जो है मेरे को नहीं लगता कि आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी अच्छे से. तो आपको क्या करना चाहिए टीचर, आपको मैं एक ऐसे क्वेश्चन दूंगी जो कि वो क्वेश्चन होंगे वर्ड टू वर्ड वाले, है ना. ये वाले क्वेश्चन जो होंगे मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में जो है अच्छी तरह करवाऊंगी, या ऐसी वीडियो में मैं आपको इसके आंसर दिखा देती हूँ. बिकॉज ये काफ़ी सिंपल एक्सरसाइजेज है, इसमें इतना आपको सोचना नहीं पड़ रहा है. लेकिन अगर मैं आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दूँ जिसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे ही, है ना, तो वो आपकी बुक ने दिया नहीं है इस बार, है ना, तो वो वी विल डिस्कस. तो पहले मैं आपको इन सबके आंसर्स दिखा देती हूँ बिकॉज काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज है. मैं नहीं चाहती कि वीडियो इस एक्सरसाइज की वजह से काफ़ी लॉन्ग हो. ठीक है, ये देखो डिस्टेंट यहाँ पे मैंने आपके लिए आंसर निकाल दिए हैं, तो फटाफट आप लोग आंसर कर लो बिकॉज काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज है. मैं नहीं चाहती इसकी वजह से वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो, इसलिए मैं आपको बार बार आंसर दिखा रही हूँ ताकि आप लोग कर लो, है ना. नेक्स्ट है ये, देख लो आप आंसर फटाफट. मैं तो कहती हूँ स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, बिकॉज वी हैव टू डू द अनदर चैप्टर्स ऑल्सो. आपका क्लास 9th का कोर्स बहुत ज़्यादा है डिस्ट्रिक्ट, सो आई डोंट वांटेड टू वेस्ट टाइम ऑन दिस सिंपल एक्सरसाइजेस. आई विल गिव यू सब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन विच विल बी बेस्ड ऑन योर सब्जेक्टिव. ओके, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे बिकॉज इस बार की आपकी जो CBSE की पॉलिसी है वो कहती है कि देयर विल बी 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन. ओके, I'm just scrolling it so that you can just take the screenshot and write the answers in your book. Okay, because these are very simple questions. I hope dear student you must have taken some of the screenshots from the exercises. So thank you so much dear student for watching the video. I hope that you like it and enjoyed. अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो you can just ask me in the comment section. अगर आपको क्वेश्चन में डाउट हो, बिकॉज मैंने सारे क्वेश्चन करवाए नहीं है बुक के, बिकॉज दीज आर वेरी सिंपल वंस, राइट. दीज आर जस्ट MCQs एंड ऑल, और आपको इसमें थोड़े बहुत आंसर लिखने होते हैं. देयर इज़ नॉट सो कॉम्प्लिकेशन in this. Okay, so dear student, I hope that you like the video, and if you have any doubt in any question on of this exercise also, then you can just ask me in the comment below so that I can answer your questions and we can have a better conversation out of there. Okay, so thank you so much just for watching the video. I hope that you like it and enjoyed. Thank you so much for watching, and subscribe now for more updates.